एक नंबर क्वेश्चन दिए गए है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। फ्रेंड, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। इन्होंने इतिहास का पहला साहित्य अर्थात पुस्तक हिस्टोरिका लिखा है। और विश्व का जो पहला युद्ध हुआ था पेलोपोनेशियन का युद्ध, इस युद्ध को इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में क्रमबद्ध तरीका से लिखा था, जिस कारण इनको इतिहास का पिता कहते हैं। ये यूनानी है। अगला क्वेश्चन दिए गए है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, थ्यूसीडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन दिए गए है। इतिहास का पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हीगेल ने इस बात को बताया कि इतिहास जो है अपने को दोहराया है। फिर बाद में इसको प्रासंगिक कार्ल मार्क्स के द्वारा भी बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। परंतु इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हीगेल के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से अभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह भी कथन हीगेल का है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का सिलसिला है। यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गया है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन सीले, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे लेखक दिया गया है और इसके द्वारा इतिहास का परिभाषा जो लेखक ने दिया है, अर्थात इतिहास का परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं। उसी को यहाँ पे क्या करना है? सम्मिलित करना है। जैसे ओकसाट ने इतिहास को कैसे परिभाषित किया है? तो इन्होंने कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यानी इन्होंने ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। ट्रेवेलियन ने बोला है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिग वुड ने बोला है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने बोला है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अर्थात फ्रेंड्स, ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा 3, ए का 3। और इसी में यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन वाला, जो कहने का मतलब कि मिलान वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अगर बढ़िया तरीके से आप याद किए हुए हैं, अगर इसमें से दो भी अगर आपको याद है ना, तो पॉसिबिलिटी बनता है कि ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन से आप बना लेंगे।
आइए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है ना, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेनेडिटो क्रोचे। वेनेडिटो क्रोचे। 15 नंबर क्वेश्चन यह है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई एच कार के द्वारा कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी का संक्षिप्ताक्षर अर्थात बीसी का पूर्ण रूपेण फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूपेण क्या होता है? तो एनो डोमिनी। एनो डोमिनी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व किसके बराबर होगा? तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एडी और बीसी ये दोनों में क्या अंतर होता है, और एडी से बीसी में और बीसी से एडी में कन्वर्ट जो किया जाता है इसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि बीसी जो होता है, बीसी में क्या होता है, तो बीसी में मूल तौर पर घटता है और एडी में मूल तौर पर क्या होता है, बढ़ता है। बीसी किसको कहते हैं? तो बीसी इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा कि बीसी मूल तौर पर घटता है और एडी में बढ़ता है। ये दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे हम। एक शॉर्ट वीडियो आपको लाएंगे और समझा देंगे। फिर उसी वीडियो में हम शक संवत से विक्रम संवत में कैसे कन्वर्ट करना है, विक्रम संवत से शक संवत में कैसे कन्वर्ट करना है, या शक संवत से गुप्त संवत में कैसे कन्वर्ट करना है, और गुप्त संवत से विक्रम संवत या शक संवत में कैसे कन्वर्ट करना है, एक छोटा सा वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से आपको बता देंगे। क्योंकि इसमें आपको उलझन हो सकता है, परंतु फ्रेंड्स यह वीडियो प्रैक्टिस के लिए हम लाए हैं। जितना आपको प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनता हुआ चले जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये फ्रेंड्स इसका कोई भी आंसर दे सकता है, 11वीं शताब्दी में आता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे संवत दिया गया है और किस वर्ष इस संवत की गणना की गई है, यहाँ पे वर्ष दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो चला था वो 58 ईसा पूर्व में चला था, यानी ए का हो जाएगा 4। शक संवत जो चला था वो 58 ईस्वी में चला था, यानी बी का आंसर हो जाएगा 3। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चला था, अर्थात सी का आंसर हो जाएगा 2। कली संवत जो चला था 3102 ईसा पूर्व में चला था, अर्थात डी का आंसर हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कनिष्क ने 58 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था, जो ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसी पर आधारित है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, गुप्त संवत जो 319-20 ईस्वी को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है इसको किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, अपने
रोहन के स्मारक के रूप में किया था, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, सही बात है। शक संवत सन 58 ईस्वी से आरंभ हुआ था, एकदम सही बात है। गुप्त संवत सन 319-20 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 319 भी फ्रेंड्स दे सकता है और 320 भी दे सकता है, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो जो 3 दिया है ये भी आपका सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये गलत है। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम के भारत आगमन के बाद ही भारत में मुसलमानों को सत्ता स्थापित हुआ था। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम विदेशी मुस्लिम आक्रमण जो भारत में सबसे पहले विजित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो 4 दिया गया है ये गलत है, अर्थात 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा त्रैकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? देखिए फ्रेंड्स ये कन्वर्ट करने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित अर्थात कन्वर्ट करने पर क्या मान आएगा? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 ईस्वी। 2013 ईस्वी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर दिया गया है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? 600 वर्ष होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके अर्थात शक संवत क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 शक। 1988 शक अर्थात साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमित निक्षेप। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। 37 नंबर क्या दिया गया है? 37 नंबर आपका दिया गया है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है? ये फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी के द्वारा किया गया है। विलर्ड लिब्बी। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है? वही कार्बन 14 को अपनाया गया है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म के आयु निर्धारण जो किया जाता है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं जरा ध्यान से देखिएगा। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है, कब माना जाता है फ्रेंड्स? जब मानव क्या करने लगा? लिखना प्रारंभ कर दिया, अर्थात ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है?
तो 600 ईस्वी ईसा पूर्व से माना जाता है, क्योंकि इसी समय कौन से सभ्यता शुरू हो गया था? वैदिक सभ्यता शुरू हो गया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है, किसका प्रमाण मिलता है? लेखन का प्रमाण मिलता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूपण है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेरियस। किसने? सेलेरियस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल-बरूनी ने दिया है। किसने दिया है फ्रेंड्स? अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो पहला टॉपिक था, सामान्य परिचय से संबंधित आपका टॉपिक था। इसमें लगभग 45 क्वेश्चन दिया था। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखें। आइए फ्रेंड्स अगला जो प्राचीन इतिहास काल के अंतर्गत टॉपिक है, उसका नाम है, देखिए फ्रेंड्स अब दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है। यही फ्रेंड्स आपका सही कथन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होता है, जिसमें ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है और सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ही वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या 18 है, और पुराण का रचना किसने किया है? उत्सर्वा तथा लौ मास तथा उपसर्वा के द्वारा इसकी रचना किया गया है। वेदों का वेद और 5वां वेद के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलता है, और वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलता है, और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व के अलभ्य है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाभारत। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा, जो जातक है ना वो बौद्ध साहित्य है। वहीं आगम कहेगा तो जैन आंसर याद रखना है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा नागसेन, नागसेन। क्या फ्रेंड्स याद रखेंगे? नागसेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीतिक से संबंधित है, न कि आर्थिक से संबंधित है। क्वेश्चन अगला दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आगे गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं
इस साहित्य में लिखा गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, राज तरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। युग दर्शन का प्रवर्तक कौन होगा? पतंजलि होगा। और महाभाष्य पतंजलि। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। अग्निमित्र, आंसर क्या रखेंगे? ऑप्शन सी अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा, जो 16 का आंसर होगा वो क्या होगा? बिलहन। यानी विक्रमांक चरित्र के रचनाकार जो होगा वो बिलहन होगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड, पृथ्वी राज रासो। पृथ्वी राज रासो नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई के द्वारा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस का जो पुस्तक है हिस्टोरिका है। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। वही सिकंदर के साथ कौन कौन से विदेशी इतिहासकार भारत आया था? तो निर्याकस था, अनासिक्रिटिस था और ऑस्टिबुलस था। अगला क्वेश्चन ये क्या है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक साहित्य है जिसका नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इंडिका। और इन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में पटना को पोलीब्रोथा कहकर संबोधित किया है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफिका की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो एस्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? एस्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरिका। ये किसकी पुस्तक है? प्लिनी का पुस्तक है। प्रिप्रस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थात फ्रेंड्स यह एक पुस्तक था, और यह पुस्तक एक यूनानी लेखक था, और जब यह हिंद महासागर की यात्रा कर रहा था उस समय ये पुस्तक लिखा था। अब ये पुस्तक लिख दिया, परंतु इस पुस्तक पर जो अपना नाम लिखना था वो नाम ही नहीं लिख पाया। अर्थात इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि यह जो पुस्तक है यह अज्ञात पुस्तक है। अज्ञात नामा यूनानी लेखक अर्थात प्रिप्रस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के जो लेखक है इस पुस्तक पर वर्णित ही नहीं किया गया है। अज्ञात पुस्तक है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फहियान कहाँ का निवासी था? तो फहियान जो था वो चीन का निवासी था। फहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान आया था, जो एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन दिया गया, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फ्रेंड्स इस बात को याद रख लीजिएगा कि हेमचांग हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा किया हुआ था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? तो पाल साम्राज्य को। किसको सर? पाल साम्राज्य को अरबी यात्री सुलेमान ने रूहमा कहकर संबोधित किया है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी क्या था? एक प्रकार का इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। फ्रेंड्स इस बात को याद रख लीजिएगा।
मोरक्को देश की जो राजधानी है, उसका देश का राजधानी क्या है? रबात है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के विद्वता को देखकर इसको दिल्ली का गाजी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक जो 1443-44 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो फ्रेंड्स आंसर याद रखिएगा, देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1861 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कलिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। 1921 में इसके खोज किया गया था। ये क्वेश्चन भी दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स आप कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी किसको बनाया गया था? तो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्का और धातु का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। वही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछ दे, इपिग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। और विश्व का सबसे पहला जो अभिलेख है वो एशिया माइनर में जो स्थित बोगाज कोई है यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखी गई अभिलेख को पढ़ने का काम किया था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में मिला है? तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में मिला है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अर्थात जो अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख है वो अभिलेख ग्रीक और अरमाइक ये दोनों भाषा में प्राप्त हुआ है। तो याद रख लीजिएगा, सान ए पूना, सर ए पूना या सान ए पूना जो कहाँ है? कंधार में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों कहाँ है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में है। से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि है जो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, जो दाईं से बाईं लिखी जाती है ना वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है। हेलियोडोटस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव के लिए संदर्भित है। किसके लिए फ्रेंड्स? केवल वासुदेव के लिए संदर्भित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो याद रखिएगा, रुद्र दामन के द्वारा। शक छत्रप या शक शासक रुद्र दामन के द्वारा सबसे पहला बार जो संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा गया है ये बात को आप याद रख लीजिएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है?
तो इसका भी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, रुद्र दामन के अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महाक्षत्रप रुद्रदामन तंजनगढ़ अभिलेख है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो फ्रेंड्स इस बात को याद रख लीजिएगा कि यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था और इन्होंने कौन से अभिलेख को लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। और इन्होंने इस अभिलेख में लिखा था कि समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं हैं, ये जो भी अभियान किए हैं उस अभियान में विजित हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेहरौली, और ये है कहाँ? दिल्ली है, में जो लौह स्तंभ का निर्माण किया गया है वो कौन सी सदी में किया गया है? चतुर्थ सदी में किया गया है। और फ्रेंड्स इसको ऐतिहासिकता प्राप्त है। इस बात को आप इसलिए याद रखिएगा कि जो लौह स्तंभ का निर्माण किया गया है उस धातु पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात रासायनिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, चंद्र का है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है और एरन अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र देखने को मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। यहाँ पे दिया गया है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त के द्वारा ये अभिलेख को लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 56 नंबर, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो फ्रेंड्स इस बात को भी आप याद रखिएगा, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिला है। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिला है, अर्थात 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा बी। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, राजा प्रथम के द्वारा किया गया है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर। भारत में सिक्का का प्रचलन कब आरंभ किया गया था? 600 ईसा पूर्व में किया गया था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत या पंचमार का सिक्का माना जाता है। इस पर लिखावट नहीं होती थी, बल्कि इस पर क्या होता था? खाली चित्र अंकित हुआ करता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया है? तो फ्रेंड्स किसने किया है? कुषाण शासकों ने किया है। सातवाहनों के समय में जो मुद्रा था वो सर्वाधिक किस धातु से बना हुआ करता था? शीशे के धातु का बना होता था। अर्थात इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि शीशे के सिक्का का प्रचलन किसने किया है? सातवाहनों ने किया है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का काम किसने किया है? सातवाहनों ने किया है। ऐसे बहुत सारा जब सातवाहन वंश को पढ़िएगा तो वहां से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा,
कुषाण शासकों ने चलाया था। किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, गुप्त काल में जारी किया गया था। किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो याद रख लीजिएगा, अरिकमेडु से मिला है। रोमन सिक्के कहाँ से मिला है? अरिकमेडु से मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। पहले प्राचीन काल में जो बर्मा था, अर्थात आज के समय में जो म्यांमार है, इसको किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? और अंकोर वाट का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में है। कहाँ है फ्रेंड्स? कंबोडिया में है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो याद रखिएगा, लैटिन भाषा में। आ, आजकल इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंड कर रहा है, अर्थात आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। कोई एक साहित्य दे रहा है और वो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप याद रख लीजिएगा। हम आपको जितने भी साहित्य हैं वो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, एक चार्ट बना के आपको हम भेज देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, चचनामा सिंध का इतिहास, अर्थात चचनामा जो है वो किसके इतिहास का विवरण करता है? तो सिंध के इतिहास का विवरण करता है। और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रख लीजिएगा, अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स? अरबी भाषा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मगध का था। किसका था? मगध का था। अगर हम बात करते हैं एक बौद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है और 16 महाजनपद में एक मगध महाजनपद है जिसका राजधानी गिरिब्रज या पाटलिपुत्रा था, राजगिरी था, सॉरी राजगिरी या गिरिब्रज था। और जितने भी महाजनपद था उन सारे महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इस बात को भी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। चीनी यात्री शुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी और शुंगयुंग जो था वो चीनी यात्री था। ये कब? तो 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बहुत सारे साहित्य था और बौद्ध साहित्य की जो प्रतियां था उस प्रतिया को इन्होंने चीन में ले जाने का काम किया था। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाभारत युद्ध के लिए 2101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो फ्रेंड्स इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इसका जो उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख जिसका नाम क्या है? एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख फ्रेंड्स? एहोल अभिलेख। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रबातक अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है, जिन्होंने शक संवत को प्रारंभ किया था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो इतिहास का पिता जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस ने ही भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उदयवाचित किया है? इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चचनामा का
फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रख लेंगे, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। तो